अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटरटेनमेंट। आज हमारे साथ अली अब्बास भाई मौजूद हैं जो कि काफ़ी अरसे से सऊदीया में रह रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तान के शहरी हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से सऊदीया शिफ्ट हुए हुए हैं और वहाँ पे अपना बिजनेस चला रहे हैं। आज हम अली भाई से पूछेंगे सऊदीया के बारे में, वो बातें जो लोगों के दिलों में होती हैं, जो जानना चाहते हैं, कोई मुश्किलें, कोई किसी किस्म के भी सवाल हो, वो हम अली भाई से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अली भाई, कब से हैं आप सऊदीया में? मुझे तकरीबन 3 साल का अरसा हो गया उधर अपना काम करते हुए, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है बाहर का। कौन सा टाइम था जब आपने सोचा था कि यार पाकिस्तान छोड़ के मैंने सऊदीया शिफ्ट हो जाना? ये कोरोना के बाद का ही टाइम था। आपको हम्म, पता है कोरोना में जो क्राइसिस आ गए थे और मार्केट पाकिस्तान की बहुत बंद डाउन हो गई चली थी। गई थी। कारोबार काफ़ी कम हो गया था पाकिस्तान में, तो मैंने फिर डिसीजन लिया, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैं सऊदीया मूव हो गया। अभी आपके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा, सबसे पहले सऊदीया की बात आई है तो थोड़ा सा हमें बताएं, हमारी ऑडियंस को, कि इस ज़ियारत के बारे में बताएं जो कि लोग सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं। यही है कि ज़ियारत में मक्का और मदीना की ज़ियारतें हैं। आप मक्का उम्रा करने के लिए जाते हैं और फिर मदीना आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत वगैरह के लिए जाते हैं। वो तो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो फर्स्ट टाइम करता है उसके लिए तो ये नाकाबले, जिसे आप कह सकते हैं कि भूल नहीं सकता वो इस चीज़ को। इस चीज़ पे वो सारी ज़िंदगी उसका वो माइंड रहता है कि मैं यार उधर गया था। और मैंने एक बात काफ़ी लोगों से सुनी है कि जो इंसान एक बार जाए ना, वो बार बार भी जाए तो उसको ऐसा ही फील होता है कि वो पहली बार ही जा रहा है उधर। ऐसे ही है, वो जगह ही ऐसी है। आप देखें हमारे सरकार का वहाँ पे जो है पैदाइश हुई, वहाँ पे वो पले बढ़े, फिर आपने सारी हिस्ट्री भी हम लोगों ने पढ़ी हुई है। फिर जैसे वो हिजरत करके मदीना गए, फिर जब बंदा मदीने पाक में ज़ियारत के लिए जाता है तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है। वो मैं आपको लफ्ज़ों में बता नहीं सकता कि वो हम्म, फीलिंग्स क्या हैं। वो जब आप भी जाके जाएंगे पता लगेगा। वो आपको जाके पता चलेगा कि क्या उधर इंजॉयमेंट और कितना मज़ा आता है। तो अली भाई, जब आप यहाँ से सऊदीया गए, वैसे तो आपने पूरी ज़िंदगी पहले पाकिस्तान में ही गुजारी, जी। तो क्या क्या मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा था? सबसे पहले उधर जो मुश्किल आती है, जो भी आप यहाँ से कोई भी पाकिस्तानी अगर जाता है तो सबसे पहले उसको ज़ुबान सीखनी पड़ती है, क्योंकि अरेबिक और इंग्लिश में तो आपको पता है बहुत फ़र्क है। हम्म, इंग्लिश तो फिर भी हमारे पाकिस्तानी लड़के कुछ थोड़ी बहुत थोड़ी बोल बहुत लेते बोल ही हैं, लेते हैं। समझ भी लेते हैं, लेकिन अरेबिक बहुत टफ है। हम्म, टफ भी नहीं है, लेकिन अगर आप कोशिश करो तो सीख लेते हो। मुझे भी तकरीबन कोई 4 से 5 माह लगे थे समझने में, बोलने में। और ये ऐसे ही है, जब तक आप बोलेंगे नहीं आप इसको समझ भी नहीं सकते। लेकिन मैंने सुना है कि अरेबिक जो है वो बड़ी, अगर समझी जाए तो आसान ज़ुबान है। बहुत आसान है, हम्म, शॉर्ट है, हम्म। आसान है। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जाते साथ ही, कोई ऐसा सीरियस इंसिडेंट जो आपने बड़ा फील किया हो गया, यार ये क्या कर दिया मैंने? सबसे पहले तो यही फील होता है जब आप परदेश में जाते हो। हम्म, तो परदेश में जाके जो सबसे पहले आपको कमी महसूस होती है वो अपनी फैमिली की होती है, फ्रेंड्स की होती है। क्योंकि परदेश में जाके आपको अपना हर काम खुद करना पड़ता है। अपना खाना पकाना, अपने कपड़ों को धोना, हर चीज़ आपने खुद मैनेज करनी है। अकेले गए थे आप? मुझे तो अपॉर्चुनिटी मिली थी तो मैं अकेला ही गया था। हम्म। तो तो वीज़ा कौन सा था आपका? विजिट था या जॉब के मुझे सिलसिले में स्पॉन्सर गए थे? वीज़ा मिला था। मैं बेसिकली एसी टेक्नीशियन हूँ। मुझे स्पॉन्सर वीज़ा मिला था, उस पर यह था कि मैं वहाँ पे जाके अपनी वर्कशॉप बना सकता था, लेकिन फ़र्स्ट मैंने अपने किसी रिलेटिव के पास ही काम किया था। ठीक है, एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद फिर मैं वर्कशॉप पे लाता था। तो ये वीज़े की बात हो रही है, मेरे जहन में एक सवाल आया कि वीज़ा की कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं इसके ज़रिए बाहर जा सकते हैं सऊदीया वगैरह? इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे अब मेरे पास जो वीज़ा है वो वर्षा आमिल का है। वो एक इंजीनियरिंग टाइप वीज़ा है जिस पे आप पूरे सऊदीया में मैं कहीं पे भी जाके। ये काम के सिलसिले में हाँ होता है, जी, ये मैं जॉब आपको वगैरह के? कैटेगरीज बताता हूँ ना। जो मेरे पास वीज़ा है इस पे आप मुख्तलिफ़ शहरों में, जैसे मैं अब मक्का में हूँ तो मैं अगर चाहूँ कि मैंने मदीना में काम करना है या रियाज में, दमाम में, तबूक में या जद्दा में, तो मैं वहाँ इजीली मूव कर सकता हूँ। और कुछ वीज़े ऐसे होते हैं जो सिर्फ आप एक मखसूस शहर में ही रह के वो काम कर सकते हैं। और कुछ वीज़े ऐसे हैं कि आप कफ़ील के अंडर ही काम करते हैं। एक जैसे होता है ड्राइविंग का वीज़ा होता है साय खास का, उस पे आप ये है कि सिर्फ आप अपने कफ़ील के पास ड्राइविंग कर सकते हैं। ऑडियंस को बता दें साहब, कफील कौन होता है वहाँ का? कफ़ील बेसिकली वहाँ पे एक सऊदी शहरी होता है जिसको आप, जिसके थ्रू आप वीज़ा अपना लेते हैं।
और वीज़ा की जैसे मैंने बताया मुख्तलिफ कैटेगरी है। हम्म। तो अगर आप सऊदी के पास ड्राइविंग वीज़ा पे जाते हो तो उसके साथ आपका एक एग्रीमेंट होता है कि वो आपको अपने पास 2 साल रखेगा, 3 साल रखेगा, 5 साल, अमूमन 2 साल का एग्रीमेंट होता है, जिस पे आपको उस एग्रीमेंट के हिसाब से सैलरी दी जाती है। अगर आप ड्राइविंग के वीज़े पे जाते हैं तो मोस्टली सऊदी जो है वो आपको रिहाइश और खाना पीना देते हैं, अच्छा। लेकिन ड्यूटीज़ वहाँ पे बहुत सख्त हैं। वहाँ पे आप ये समझ लें कि अगर आपने पैसा कमाना है तो फिर आप नींद नहीं पूरी कर सकते। तो इसमें कफील का होना ज़रूरी है हर हाँ जी, चीज़ में? कफ़ील के बगैर आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। हम्म। कफ़ील के बगैर आप वहाँ पे कोई कारोबार नहीं कर सकते, आप वीज़ा नहीं ले सकते। अब देखिए जैसे मुझे स्पॉन्सरशिप आई थी तो वो भी एक कफ़ील के थ्रू ही आई थी। तो मैं मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे हाथ में हुनर था, मैं मूव कर गया। तो सीरियस इंसिडेंट तो आपके साथ काफ़ी हुए होंगे, कभी ऐसा हुआ कि फ़नी इंसिडेंट कोई हुआ हो सऊदीया में फ़नी आपके साथ? इंसिडेंट्स अब एक दो ज़हन में है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक मिस्री आया, हम्म। मेरा कस्टमर था। तो उसने आके मुझे कहा कि मेरे ना इलेक्ट्रिकल स्विच है एसी का, वो काम नहीं कर रहा। हम्म। तो मैं उसके घर चला गया, और वो काफ़ी एजेड था, लेकिन ना मेरी उसके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी। हम्म। तो मैंने जानबूझ के पीछे से ब्रेकर को ऑफ किया, तार हम्म। लगाते हुए मैंने एक तार हाथ में पकड़ी और मैंने शॉट डाल दिया, जैसे मुझे करंट पड़ गया। एक्टिंग शुरू कर दिया। और आप यकीन माने वो मिस्री जो था वो छलांगे मार रहा था डर के मारे, वो वो कहता कि अपना ये डर तो गया। गया आज, और मैं भी गया। केस उस पे हो जाना। वो बहुत डरते हैं इस चीज़ से और हर चीज़ में बड़ी एहतियात करते हैं। हम्म। तो सऊदीया की बात हो रही है, जो सबसे ज़्यादा एक लोगों को क्यूरियस होते हैं इस बारे में कि वादी जिन के बारे में, हम्म। तो कितनी हकीकत है इसमें कि वाकई होता है? जैसे अक्सर लोग कहते हैं सड़क पे पानी की बोतल करें तो वो दूसरी डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती है या गाड़ी खुद चलना शुरू हो जाती है, तो इसमें क्या सच्चाई है इसमें? ये इसमें ऐसे है कि ये मदीना से तकरीबन 33-34 किलोमीटर के फासले पे वादी है, हम्म। पहाड़ों के दरमियान में एक अलग मैदान ही है खुला सा। अभी तो वहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह ओपन हो गई हैं, लेकिन वो वादी ऐसी ही है कि अगर आप खड़े में एक जगह पे स्टेबल हैं तो आपकी गाड़ी चढ़ाई की तरफ मूव करती है। इस चीज़ को मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया, और तकरीबन कोई 3.5 से 4 किलोमीटर का जो पैच है वो आप बगैर गाड़ी स्टार्ट किए कवर कर जाते हैं, और तकरीबन 60 की स्पीड तक। अच्छा, बस वही एक वो एरिया एक है बस? पैच ही है, पहाड़ हैं दोनों साइडों पे, हम्म। बीच में सड़क है, वो बस एक यानी कि मखसूस सा इलाका है। हम्म। वो इसीलिए कहते हैं कि लोग उधर कहते हैं कि जी गाड़ी आपकी आपकी गाड़ी को ना जिन धक्का लगा रहे वो हैं। बड़ी मैंने वीडियोस देखी हैं, गाड़ी मैं न्यूट्रल आपके साथ होती है वीडियो हालांकि। शेयर करूंगा, मेरे पास है, मैंने हम्म। बकायदा बनाई भी हुई है इस चीज़ के लिए। आप दिखाइएगा ऑडियंस को भी, आपको मज़ा आएगा देख के वीडियो। अच्छा, जो नए लोग जाना चाह रहे हैं सऊदीया, उनको एजेंट्स बड़ा तंग करते हैं, तो किस तरह की मुश्किलात आती हैं जो एजेंट, जैसे अब मैं जाना चाहूँ, मुझे नहीं इतना पता कि किस तरह सारा प्रोसेस होता है, तो एजेंट्स की क्या क्या ऐसी होती हैं जिनकी वजह से लोग तंग होते हैं? अब इस चीज़ में मैं आपको दो तीन बातें बताऊंगा हम्म। एजेंट्स को लेके। एक तो वो एजेंट्स हैं जो उम्रा वीज़ा का काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है, वो आपको हम्म। उम्रे पे भेजते हैं, वो ऑथेंटिक होते हैं। मोस्टली जो यहाँ पे एजेंट्स हैं वो आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। आप अक्सर देखें सोशल मीडिया पे आपको एड्स नज़र आएंगी कि जी खादमीन की ज़रूरत है, उनकी हम्म। पे जो है वो उन्होंने जो पे वाला पैराग्राफ होगा ना उसमें लिखा होगा 2200 रियाल, 2500 रियाल, हम्म। 3000 रियाल। अट्रैक्ट करने के लिए। अट्रैक्ट करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की जॉब का आपको बताएंगे 2000 रियाल है, 3000 रियाल पे है, हम्म। और बताएंगे कि जी डिलीवरी ड्राइवर्स की ज़रूरत है। अमूमन आप जितनी भी सोशल मीडिया पे ऐड देखेंगे ये तीन ऐड टॉप ऑफ द लिस्ट होंगी, हम्म। और ये सारा झूठ है। अच्छा। खादमीन की जो पे होती है वो मैक्सिमम मैक्सिमम 1000 रियाल होती है। यही झूठ लिखा होता है हाँ जी, उसमें। खादमीन का जो वीज़ा होता है, जो मस्जिद हरम के अंदर जो काम कर रहे होते हैं, उनको एक कंपनी है जिसको हम उधर की ज़ुबान में बोलते हैं शिरका, हम्म। वो हायर करती है। और वो बहुत मखसूस वीज़ा निकलते हैं, हर हम्म। साल निकलते हैं, लेकिन मखसूस निकलते हैं, ये नहीं कि हज़ारों की तादाद में। वो चंद वीज़े होते हैं, 100 वीज़ा हो गया, 150 वीज़ा हो गया, हम्म। वो कंपनी ही निकालती है, और उसकी जो पे है वो 1000 रियाल है मैक्सिमम। मैक्सिमम। लेकिन उसमें ये होता है कि कंपनी आपको रिहाइश देती है, आपकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, उसके बाद आप रेस्ट। उन्होंने आपको अपने रूम में जाकर उन्होंने ड्रॉप कर देना है, आपने वहाँ पे रेस्ट करना है। फिर जो ड्यूटी टाइम है आपने उस ड्यूटी टाइम पे जाना है, और वीक में एक छुट्टी है। और इसी तरह जो ड्राइविंग का वीज़ा है, मैं तो पर्सनली ये मशवरा दूंगा कि अगर किसी को उधर ये डिलीवरी ऑप्शन पे
बाइक राइडर का वीज़ा मेरा तो वो ना ले, ना वो ले। ना ले। अगर उसकी कोई उसको ऑफर कर रहा है ना कि जी हम आपको 10,000 रियाल भी देंगे, हम्म। तो मेरे हिसाब से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने 2-3 एक्सीडेंट वहाँ पे देखे हैं। पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, बंगाली भी हैं। वजह क्या बनती है इनकी? असल में सऊदीया में ट्रैफिक का निज़ाम बहुत फास्ट है। हम्म। आम रोड के भी ऊपर उनकी जो ट्रैफिक की रफ्तार है वो 80 किलोमीटर से कम नहीं है। हम्म। और ज़्यादातर एक्सीडेंट वहाँ पे इसी वजह से होते हैं क्योंकि वहाँ पे गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। आप ये समझ लें कि अगर रोड के ऊपर 100 गाड़ियाँ जा रही हैं ना, तो 100 गाड़ियों में आपको सिर्फ एक दो बाइक्स ही नज़र आएंगी। और ज़्यादातर यही होता है कि ओवरटेकिंग के दौरान जो है आपको कोई ना कोई गाड़ी हिट कर जाती है, किसी का जानी नुकसान भी हो जाता है, किसी की कोई माजूर भी हो जाता है, टांग कट जाती है। तो मेरे हिसाब से तो ये ख़तरनाक वीज़ा है, ये नहीं आपको लेना यानी चाहिए। ड्राइविंग से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड, रिलेटेड, ड्राइविंग का तो और भी हाँ आई जी, थिंक ड्राइव गाड़ियाँ। कार ड्राइविंग में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत ज़्यादा आपको उसमें कैटेगरीज मिल जाती हैं, ट्रक की ड्राइविंग मिल जाती है, घर की। लेकिन बाइक राइडर के वीज़े पे आपको नहीं जाना चाहिए। जब कोई भी पाकिस्तान से बाहर जाता है, सऊदी या दुबई कहीं पे भी जाए, जी जी। तो उसने एक चिप्स का पैकेट भी खरीदना है, तो उसने सबसे पहले कंपेयर करना होता है पाकिस्तानी रुपीस में कितने बन रहे हैं। ऐसे ही है। तो ये आपको कैसे मुश्किलात फेस करने को मिली थी, क्योंकि देखें ये जब आदत होती है कंपेयर करने की? ऐसे ही है, लेकिन अगर आप अगर उधर कमाने जा रहे हैं तो अगर आप इस चीज़ को देखेंगे ना कि यार, अब जैसे मिसाल के तौर पे उधर आप, एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, रोटी लेने चले जाएं होटल पे। हम्म। हम होटल को उधर मताम बोलते हैं। मतान। मताम। मताम। हम जब रोटी लेने जाते हैं ना तो 1 रियाल की मिलती है 2 रोटियां। ठीक है। यानी कि पाकिस्तानी इस टाइम रियाल 74-75 रुपए का, तो आप देखें तो 75 रुपए की 2 रोटियां, सादी रोटियां। तो वही आप रोटियां इधर से ले लेते हैं 30 रुपए में, गालबन 28-30 रुपए में। हम्म। तो अगर आप इस तरह चीज़ों को कंपेयर करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर तो आप कुछ भी नहीं खाएंगे वहाँ पे। खाने की बात हो रही है तो अरेबियन फूड ज़्यादातर वहाँ पे मिलता होगा। वहाँ पे देसी फूड भी इसी तरह ही यही टेस्ट होता है, या वहाँ का कोई चेंज होता है, या क्या डिफरेंस होता है अरेबियन और देसी फूड में? अभी मैं जैसे बताया था कि मताम पे ना आपको खाना वगैरह मिलता है। हम्म। वहाँ पे आपको हर तरह का फूड मिल जाता है, क्योंकि अब मोस्टली मक्का में, जद्दा में, हर जगह जहाँ मर्जी आप चले जाएं आपको पाकिस्तानी शेफ़ मिल जाएगा, इंडियन शेफ़ मिल जाएगा होटलों में। तो उसमें यह है कि जो सऊदी हैं वो ज़रा फीका खाना पसंद करते हैं, जिसमें स्पाइसीनेस ज़्यादा ना हो, नमक कम हो। वो इस चीज़ को ज़्यादा लाइक करते हैं। लेकिन जैसे हमारे पाकिस्तानी भाई हैं या इंडियन है या बंगाली है, इनको थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है। तो वो चीज़ भी अवेलेबल है उधर। और मुख्तलिफ कैटेगरी है, हर चीज़ ऑलमोस्ट अब मिल जाती है। तो टेस्ट वगैरह ऐसा ही होता है पाकिस्तान की टेस्ट तरह? थोड़ा डिफरेंट होता है। देखें, उधर जो आपको चीज़ मिलेगी वो एक ओरिजिनल मिलेगी, खालिश मिलेगी। पाकिस्तान में आपको 36 नंबर भी मिलेगी। सही। तो अली भाई, ये पिछले दिनों एक सुनने को मिला था कि सऊदीया के अंदर कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, डिस्को क्लब्स बन रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। अभी रिसेंटली ये एक कॉन्सर्ट हुआ है। अभी आप सोशल मीडिया पे भी सर्च आतिफ कर असलम का मेरे ख्याल में ये हुआ आयमा था। बेग का। आयमा बेग। वो उसने जद्दा में कॉन्सर्ट किया, उसके बाद वो उम्रा करके वापस चली गई है। माशाल्लाह, दीन दुनिया साथ साथ रखा है। तो सब कुछ इसमें साथ चल रहा है। लोगों का क्या रद्द अमल था, क्या उन्होंने कुछ, क्योंकि वो देखें, बड़ी एक पाक जगह है सऊदी, अगर देखा जाए मक्का मदीना की उससे। मक्का और मदीना में अगर देखा जाए तो आपको इस्लामी कल्चर ही ज़्यादा मिलेगा। हम्म। लेकिन अगर आप जद्दा में चले जाएं तो उधर थोड़ा सा आपको मिलता है मिला जुला। हम्म। क्योंकि ये एक सऊदीया एक ऐसी जगह, ख़ास तौर पे मक्का, मदीना और जद्दा, इन 3 शहरों में आपको हर नस्ल का, हर कंट्री का आदमी मिलेगा, हर नस्ल का इंसान मिलेगा। इसमें सूडानी भी हैं, मिस्री भी हैं, फिलिपीनी भी हैं। हम्म। हर नस्ल का बंदा यानी कि वहाँ पे मौजूद है। तो तो ये फिर उधर हर चीज़ मिलती है। तो जो कॉन्सर्ट वगैरह हो रहे हैं ये जद्दा में हो रहे हैं? ये जद्दा में हो रहा है। मक्का और मदीना में तो आप इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते। हम्म। इवन के मक्का में कोई भी सिनेमा नहीं है, कोई यानी कि इस तरह का सीन नहीं है, कोई यानी कि पार्टी वगैरह करने के लिए कुछ भी ऐसा सीन नहीं है। हाँ, खाने पीने के पॉइंट्स बहुत हैं, हम्म। हद से ज़्यादा हैं। मदीना में भी ऐसे ही है, लेकिन उधर कोई ऐसा सीन नहीं है कि आप कॉन्सर्ट कर लें या सिनेमा में चले जाएं। मदीना में एक सिनेमा भी कुछ अर्सा कबल, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2-3 साल पहले बना है, वो भी एक ही है। तो बाकी मक्का में नहीं है बिल्कुल भी।
सुनने को मिला था कि दज्जाल का भी महल बन रहा है वहाँ पे कोई इस तरह की खबरें फैली थी कुछ अरसा पहले ना। मदीना में थोड़ा सा मदीना से बाहर की तरफ ट्रैवल करें ना तो एक महल बना है। हम्म। सऊदी गवर्नमेंट ने बनाया है, पहाड़ के टॉप के ऊपर है, वो बहुत बड़ा हम्म। है। मैंने वो दूर से ही देखा है गुजरते हुए। तो उसके बारे में कहा जाता है कि जी ये दज्जाल का महल है, दज्जाल इस चोटी पे आकर रुकेगा, लेकिन वल्लाह आलम इसमें कितनी बस सच्चाई बन है। गया अभी ये आगे का नहीं लेकिन पता। बातें उधर होती हैं ये भी। तो अली भाई ये जो भी वहाँ से आता है सऊदीया से वो बताता है कि मदीना के अंदर सुकून है और मक्का के अंदर एक जिसे कहते हैं ना एक जलाल है। तो इसमें क्या आपको आपको क्या फील हुआ है? मैं आपके साथ अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम गया मक्का में और फर्स्ट उम्रा करने के लिए गया, जिस दिन मैं यानी कि पहुंचा था उसी दिन मैं उम्रा करने गया था। तो मेरी फीलिंग्स ये थी कि मैं जब हरम की हदूद में दाखिल हुआ हूँ तो मैंने आंखें अपनी झुकाई हुई थी। और जब मैं खाना काबा के सेन में चला गया हूँ तो पहले तो मेरी कितनी देर हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपनी नज़र उठा के खाना काबा की तरफ देख सकूँ। मेरे दिल में यही और दिमाग में यही चीज़ें चाह रही थी कि यार मैंने ज़िंदगी में पता नहीं कितने गुनाह किए हैं, और मैं अब कैसे खुदा के घर की तरफ देखूं, किन नज़रों से सामना करूं। तो अभी भी आपको बता रहा हूँ तो मेरे ना, आप कह सकते हैं कि मेरा अगला रोंगटे खड़े क्वेश्चन हो रहे यही हैं। था कि आपने जब पहली बार खाना काबा को देखा तो आपका क्या रिएक्शन था? तो वही बता रहा हूँ कि जब मैंने पहले तो मैं कितनी देर खामोश खड़ा रहा हूँ हम्म। और मैं रोने लग गया। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर रोया हूँ, लेकिन मैं रोता रहा हूँ। फिर जब मेरा दिल थोड़ा सा हल्का हुआ तो मैंने खाना काबा की तरफ देखा, तो मैं काबा की तरफ देख के मैं सजदे में गिर गया। और मैंने ये दुआ की थी कि या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है तूने अपना घर दिखाया। मैं पता नहीं कितना गुनाहगार हूँ, कितने गुनाह कर चुका हूँ ज़िंदगी में अपनी। ये तेरा करम है कि मैं तेरे घर में तेरे सामने खड़ा। तो नसीबों की बात होती ये फीलिंग मुझे आज भी नहीं भूलती। इस चीज़ को आज भी याद करता हूँ ना तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे अंदर क्या फील होता है मुझे। है। और मदीना के बारे में क्या वहाँ पे सुकून? मदीना के बारे में भी बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है मेरे साथ। क्योंकि मुझे जब मक्का में गए कुछ दिन ही हुए थे, ग़ालिबन 20 से 25 दिन। तो अभी मैं नया नया था, मैं अभी किसी के पास उस टाइम काम कर रहा था, मुझे तो फर्स्ट सैलरी भी नहीं मिली थी उस टाइम। तो मैं मदीना चला गया। मदीना चला गया और आपको मज़े की बात आता हूँ, उस टाइम मेरी पॉकेट में अपने ज़ाती तौर पे 1 रुपया भी नहीं था। तो जब मैं अंदर जा रहा था ज़ियारत के लिए, इस्लाम करने के लिए, तो जब मैं जालियों के सामने पहुंचा तो मैं ना रो पड़ा। बहुत रोया, बहुत ज़्यादा रोया। और मैंने उधर ना एक मेरे दिल से अंदर से आवाज़ निकली। मैंने कहा सरकार वाकई ये हकीकत है कि आप जिसको चाहे ना बुला सकते हैं। कहते हैं ना पैसे से नहीं इंसान जा सकता। मेरे जहन में यही बात आ रही थी कि सरकार आपने मुझे बुला लिया, मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं, और मैं आज आपके रोज़े पे आपके सामने खड़ा हूँ। बस ये मेरी फीलिंग थी और मैं बहुत रोया था उस टाइम, बहुत ज़्यादा। और फिर मैं तकरीबन कोई 4-5 दफ़ा सलाम करने दोबारा अंदर गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा देर खड़े नहीं होने नहीं देते। हम। तो मैं 4-5 दफ़ा फिर भाग भाग के वापस अंदर आया हूँ और मैं मुसलसल रोता ही रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं बाहर सेन में आके बैठ गया और मैं गुंबद की तरफ देखता रहा हूँ। और बड़ी देर इस चीज़ पे मैं अपने अंदर रोता भी रहा हूँ और अपने आप को खुशकिस्मत भी महसूस करता रहा हूँ कि यार मेरी जेब में अभी कुछ भी नहीं है, तो मुझे वाकई सरकार ने अपने कदमों में बुला लिया है, मुझे अपनी ज़ियारत के लिए बुला लिया। तो मेरे लिए इससे बढ़ के और कोई बात नहीं थी। वहाँ पे जाके पैसे का तो याद भी नहीं आता होगा आप कि। दुनिया भूल जाते हैं, आपको कुछ याद नहीं रहता, आपके सामने बस एक ही चीज़ होती है कि यार मैं जन्नत में आ गया हूँ, बस। और आपके दिमाग में कुछ नहीं होता, कोई दुनियावी बात नहीं होती, कोई चीज़ नहीं होती। आप मेंटली तौर पर रिलैक्स हो जाते हो, ये हकीकत है। तो कितनी बार आपने उम्रा किया वहाँ पे? उम्र अगर सही बताऊं तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मैंने बहुत बार किया है। मुझे अक्सर मैं हमारी ना उधर छुट्टी होती है जुमे वाले दिन की। तो मैं अक्सर जुमेरात की रात को मैं चला जाता था हरम पाक। दिल किया उम्रा कर लिया, या अगर दिल किया तो तवाफ़ कर लिया। ये एक्टिविटी मदीना में जो है वो मैं तकरीबन कोई 3 बार गया हूँ। सही हो। तो अली भाई यहाँ से जो भी नए लोग जाते हैं सऊदीया में मोस्टली
क्या प्रोफेशन वहाँ पे चूज़ करते हैं जो इजी भी होता है और उनका वीज़ा भी उस बिहाफ पे लग जाता है? मेरा तो सबसे पहले ऑडियंस को यही मशवरा है कि जो भी उधर जाए वो हम्म, सबसे पहले जो है किसी स्किल को सीख के जाए। जैसे अब मैं एसी टेक्नीशियन हूँ, मैं एसी का सारा काम जानता हूँ। हाँ इलेक्ट्रिक जी, काम। एसी का जानता हूँ, फ्रिज का जानता हूँ, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का जानता हूँ, ओवन हम्म, ठीक करना जानता हूँ। हम्म, तो और भी जो आप टेक्निकल काम सीख सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया या प्लम्बरिंग हो गई, हम्म, इसमें तो आपको बहुत फ़ायदा है। हम्म, आपको इस पे पे भी अच्छी मिलती है, लेकिन अगर आप उधर अपना कारोबार करते हैं तो फिर और अच्छे पैसे हैं। लेकिन जिन लोगों के पास स्किल्स नहीं है और वो हम्म, कहते हैं कि जी हम उधर जाके मजदूरी करेंगे, जैसे यहाँ पे मजदूर हैं ईंटें वगैरह उठाते हैं, तो उनकी सैलरी कोई इतनी अच्छी नहीं होती, वो मैक्सिमम 1500 रियाल तक होती है। हम्म। फिर उस 1500 रियाल में से उन्होंने अपना खाने पीने का भी खर्च निकालना है, इधर भी भेजना है घर इधर भी वालों को। भेजना है, अपनी रिहाइश का खर्च भी निकालना है। तो ये समझ लें कि अगर वो 1500 कमा रहा है मंथली, हम्म, तो उसमें से 500-600 रियाल तो उसने अपना वहाँ पे एक्सपेंस रखना है, हम्म, बाकी उसने पीछे भेजना है। हम्म। पाकिस्तान की लाइफ में और सऊदीया की लाइफ में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला? बहुत फ़र्क है, हर लिहाज से फ़र्क है। इधर आपको हर चीज़ में 4 किस्में मिल जाएंगी, हम्म, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। हम्म, लेकिन उधर ऐसा नहीं है, उधर आपको खाने पीने के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं मिलता। आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, कोई भी ग्रॉसरी खरीदते हैं, तो आप आपको हर चीज़ ओरिजिनल मिलेगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो 2 नंबर हो। मिलावट वगैरह नहीं मिलावट है? वगैरह वो उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ पे। वो इस चीज़ पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। सफाई पे बहुत ज़्यादा। अगर आप किसी शॉप पे कोई खाने पीने की चीज़ ख़ास तौर पे लेने जाते हैं, तो आपको वहाँ जितने भी वर्कर मिलेंगे उनके हाथ पे ग्लव्स होंगे, कैप पहनी होंगी, और आपको उनका काउंटर हर टाइम साफ़ मिलेगा। हम्म, आपको हर चीज़ एक प्रॉपर निज़ाम से मिलेगी। हम्म, आपको कोई गंदगी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि अगर उधर वो गंदगी डालेंगे तो हम्म। उनकी दुकान वो सीज़ हो जाती है। अली भाई, ये जो सऊदीया के लोग हैं, सऊदी जिनको हम कहते हैं, जी। वो भी वहाँ पे नौकरी करते हैं या वहाँ पे सारे बिजनेसमैन हैं? उधर भी हमारी तरह मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई बिजनेस मैन है, कोई पुलिस में है, कोई फौज में है, वहाँ पे भी ऐसे हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे सऊदी हैं हम्म, वो ज़्यादातर जॉब्स कर रहे हैं या अपने मुल्क की दफाई फौज में हैं, हम्म, उनकी पेज अच्छी हैं। और जिन लोगों को, जो लोग कुछ काम कर नहीं रहे होते, जैसे कि कुछ, यानी कि जैसे मैं, अब आप हैं, हम्म, आप कोई जॉब नहीं कर रहे, तो आप अपने अंडर किसी को रख सकते हैं, कफालत में ले सकते हैं। आपका उसके साथ एग्रीमेंट हो जाता है कि जी मैं आपसे 1000 रियाल लूँगा, आपने मुझे मंथली 1000 रियाल देना है, तो आप मेरी कफालत में काम करो, वो फिर आपको देना पड़ता है। अली भाई, ये एक तो तरीका हो गया वीज़ा के थ्रू आपने बाहर जाना। दूसरा, जैसे लोग जर्मनी, यूएसए, इधर उधर डंकी लगा के जाते हैं, कि सऊदीया में भी जा सकते हैं कि नहीं? नहीं, सऊदीया का निज़ाम बहुत सख्त है। आप उधर, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कफ़ील के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। हम्म, इवन कि आप सऊदीया में हो और अगर आपका सऊदीया से, अब कुछ लोग दूसरे मुल्कों में, यूरोप में मूव कर रहे हैं एम्बेसी के थ्रू, लेकिन उसके लिए भी आपको पहले अपने कफ़ील से इजाज़तनामा लेना पड़ता है। जब तक वो आपका कफ़ील आपको इजाज़तनामा नहीं देगा, आप वहाँ के एयरपोर्ट से एग्ज़िट नहीं कर सकते। उनका निज़ाम ऐसा है, उनकी नेटवर्किंग ऐसी है कि जब वो आपका, एक जैसे हमारा आईडी कार्ड होता है, कामा बना होता है, जिसे हम कामा बोलते हैं, जो हमारा कार्ड हम्म, होता है, तो जब आपका कार्ड नंबर उसके ऊपर शो करेंगे ना, कंप्यूटर के ऊपर लगाएंगे, तो उनके पास पूरी डिटेल आ जाती है कि आपको इजाज़त है हम्म। या नहीं है। अगर आपको इजाज़त नहीं है तो वो आपको कभी भी बोर्डिंग पास नहीं देंगे। तो आपके साथ सऊदीया में कभी ऐसा हुआ है कि बहुत सीरियस इंसिडेंट कोई हुआ हो जिसमें आप डर गए हो, क्योंकि आप भी नए नए गए होंगे, कभी कुछ ऐसा हुआ हो? नहीं, ऐसा डरने वाला वाकया तो कोई नहीं हुआ, लेकिन बस ये है कि हर चीज़ वहाँ पे एहतियात से करनी पड़ती है, ख़ास तौर रूल्स पे बड़े सख्त हैं ना रूल्स उनके? बड़े सख्त हैं। अब जैसे मैं उधर काम करता हूँ, तो अगर मैंने एक सऊदी को बोला कि तुम्हारे एसी में ये चीज़ ख़राब है, ये मैंने नहीं डालनी है, जैसे अब एक आप फ़ैन मोटर ले लो, हम्म, मैंने उसे बोला कि ये फ़ैन मोटर ख़राब है, ये मैंने नहीं डालनी है, हम्म, तो वो आपसे पूछेगा कि ये आप अमरीकी डालोगे या सीनी, यानी कि वो सीनी को चाइना का बोलते हैं, कि सीनी डालोगे, चाइना की डालोगे, तो हम उसे कहते हैं कि हम अमरीकी डालेंगे। अमरीकी के ये पैसे हैं, चाइना के काम में। तो वो कहेगा ठीक है, आप मुझे अमेरिकन मोटर डाल दें। जब हम उसको अमेरिकन मोटर डाल के देते हैं, अगर मैं उसे अमेरिकन मोटर डाल के ना दूँ और बदनीति करूँ और उसे चाइना की मोटर डाल दूँ, और वो देख ले इस चीज़ को, हम्म, तो वो इस चीज़ पे पुलिस को शिकायत करेगा, शुरता आएगा, हम्म, वो आके आपकी दुकान क्लोज करवा देगा, आपको मुल्क बदर करवा देगा, इतनी सी गलती पे। हम्म।
वहाँ पे वो लोग जो हैं वो ज़्यादातर ज़ुबान पे चलते हैं, वो कहते हैं कि जी जो बात आपने की है वो पूरी होनी चाहिए। तो अगर हम जब भी किसी का काम करते हैं उसको बताते हैं कि हम इसमें चाइना की डालेंगे या इसमें अमेरिका की डालेंगे, इसमें ओरिजिनल गैस डालेंगे या इसमें चाइना की गैस डालेंगे, तो ये चीज़ हम बता के करते हैं क्योंकि ये चीज़ वहाँ पे बहुत मायने रखती है, ज़ुबान बहुत मायने रखती है वहाँ। पाकिस्तान वाला हाल नहीं है कि असली के पैसे लेके पाकिस्तान चाइना डाल दी। पाकिस्तान में तो आप किसी भी एसी वाले के पास चले जाए, वो कहेगा जी मैं अमेरिकन गैस डाल रहा हूँ, तो वो डाल आपको चाइना की जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही है। अली भाई, आप बाइकिंग में भी इन रहे हैं, गाड़ियों का भी शौक रखते हैं, तो सऊदीया में जो सबसे आप देखते हो कि यार ये वहाँ पे जो स्टेटस सिंबल होता है एक बंदे का कि लग्जरी कार जिसने रखी है, वो कौन सी गाड़ियाँ इस तरह की होती हैं जिससे बंदे का लाइफस्टाइल पता लगता है? सऊदीया में गाड़ियों की कैटेगरीज तो बहुत हैं। हम्म। सऊदीज को शौक भी बड़ा है। उधर तो आपको हर ब्रांड मिलेगा। चाइना के भी बहुत ब्रांड मिलेंगे। जैसे अब चंगान है हमारे, तो पाकिस्तान में चंगान का तो एक डब्बा ही चल रहा है, या उसके अलावा एक गाड़ी एल्सविन चल रही है, एल्सविन वगैरह एल्सविन चल चल रहे रही हैं। है। लेकिन वहाँ पे चंगान में बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं। फिर उधर ये इंडियन जो फोर्ड है, टाटा हम्म। भी है। हम्म। अब एक उधर टॉरस है मॉडल, वो भी बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। वो तो यहाँ पे वो समझ लें, टॉरस जो है वो BMW लेवल की कार है। लग्जरी उसमें लग्जरी आइटम है, कंसीडर होती है। ऐसे ही। सही हो गया। तो जो वहाँ के सऊदी होते हैं जो मतलब एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल किस तरह एक आम बंदे को देख के पता लगता है कि यार ये कोई चीज़ जा रही है? यहाँ पे तो आप देखते हैं जी 3-4 डाले पीछे जा रहे होते हैं, तो पता लग जाता है बंदा कोई हैवी हम्म। बंदा है कोई। उधर ऐसा प्रोटोकॉल वाला सिस्टम तो नहीं है कि हम्म। सऊदी की गाड़ी के पीछे कोई हैवी हम्म। प्रोटोकॉल जा रहा है, जैसे कोई MP MNA हम्म। के पीछे मारे जा रहा होता है। हम्म। वहाँ पे प्रोटोकॉल सिर्फ उनके गवर्नमेंट लेवल पे है। हम्म। जो लोकल सऊदी ज़रा अमीर होता है, उसने गाड़ी बड़ी रखी होगी, उसने फोर्ड का रैप्टर रखा होगा, जी बड़े डाले वैगन। रखे होंगे या GMC रखा होगा। हम्म। तो उनका लाइफस्टाइल ये है कि जब वो फ्री होते हैं वो हम्म। गैदरिंग करते हैं, डेजर्ट में चले जाते हैं, वहाँ पे जाके वो हुक्का वगैरह पीते हैं, बारबेक्यू करते हैं, अपना खाना पीना एंजॉय करते हैं। हम्म। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो कोई छिछोरपुना कर रहे हैं। वो एक डिसेंट तरीके से डिसेंट अपना। तरीके से उन्होंने रेगिस्तान में टेंट लगाया होता है, जैसे आप सोशल मीडिया पे भी हम्म। वीडियोस में देखते हैं, ये उनकी एक्टिविटीज़ है। शीशा वगैरह चल रहा हाँ है जी, और वो अपना सुकून से। एंजॉय कर रहे हैं। अक्सर मैंने देखा है कि नमाज का टाइम होता है वहाँ पे सऊदीया में, दुकानों के शटर खुले हैं, बेशक सोने की दुकान है या कुछ भी है, तो वो ऐसे ही खुले छोड़ के नमाज पढ़ने चले जाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक। सिक्योरिटी वहाँ पे किस तरह की? मक्का के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल ये है कि आपकी दुकान ओपन है और हम्म। आप दुकान में मौजूद नहीं है, हम्म। तो आपकी दुकान में कोई एंटर नहीं होगा। और मैं सुना हाथ काट देते हैं वहाँ पे अगर चोरी अगर आप वगैरह चोरी की। करते हैं तो पहली दफ़ा आपकी इतना इतना हाथ काटते हैं, ये फिंगर्स, दूसरी दफ़ा पे इतना, और अच्छा, तीसरी मतलब दफ़ा। पकड़े गए हैं चोरी करते हैं और भी शर्त है ही नहीं, बस हाथ काटना है, उन्होंने सुनना ही नहीं आपका है? जुर्म साबित हो गया है तो उन्होंने आपको सज़ा देनी ही देनी है। आपने शायद ये 1-1.5 साल पहले एक वाक़या सुना हो कि एक सऊदी ने अपने कज़न को कत्ल किया था। सोशल मीडिया पे बहुत वायरल एक वो हुआ था। ड्राइविंग वाली भी तो हुई थी ना, छुरी मारी थी कुछ हाँ इस जी, तरह वो से। गुजरांवाले का लड़का था, हाँ वो हाँ हाँ। जद्दे रोड पे सऊदी ने उसे छुरी मार दी थी। हम्म। गालबन सऊदी था या यमनी था, अब ये मुझे कंफर्म नहीं है। हम्म। लेकिन उसको भी सजाए मौत हो गई थी, छुरी मारने वाले अच्छा, को। हो गई थी। हाँ जी, उसको भी सजाए मौत हो गई थी। वो 2 लोग थे, हम्म। दोनों को सजाए मौत हो गई थी। उधर कानून बहुत सख्त है। उधर आप अमीर हैं गरीब हैं, लेकिन कानून उधर बराबर है, इंसाफ आपको हम्म। मिलता है। तो चोरी पे हाथ काट दिए। मैं आपको बड़ा फ़नी इंसिडेंस बताता हूँ, जो आपने हम्म। नमाज के मुतालिक भी हम्म। पूछा है। वहाँ पे जब अजान होती है तो मोस्टली लोग अपनी दुकानों के शटर बंद कर देते हैं और नमाज के लिए जाते हैं। हम्म। मैं जब नया नया गया ना, तो मैं कभी कभी ना नमाज छोड़ देता था। हम्म। कभी कभी ऐसा होता था। तो उधर ना, जैसे हमारे इधर मौलवी है ना, हम्म। मौलवी लोग हैं, वहाँ पे मौलवी को बोलते हैं मुतव्वा। मुतव्वा। वो वहाँ पे ना गाड़ियों में घूम रहे होते हैं नमाज की टाइमिंग में, और जिसकी दुकान ना बंद हो, हम्म। तो पहली दफ़ा में उसको वार्निंग देते हैं, हम्म। दूसरी दफ़ा में उसको 50 कोड़े मारते हैं, तीसरी अच्छा, दफ़ा अगर पकड़े तो 100 कोड़ा मारते हैं नमाज छोड़ने पे? नमाज छोड़ने पे, और अगर चौथी दफ़ा पकड़े ना तो वो आपको मुल्क बदर कर देते हैं। अच्छा। मक्का मदीना में ये सख्ती है। हम्म। तो मेरे साथ ऐसे हुआ, मुझे जब पहली बार उसने पकड़ा, उसने मुझे वार्न किया कि मैं तुम्हें पहली बार पकड़ा, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, नमाज पढ़ने जाए। मैंने कहा ठीक है। फिर कुछ अरसे बाद ऐसे हुआ कि मैं नमाज पढ़ने नहीं गया, मैं दुकान पे अपनी काम कर रहा था। हम्म। तो वो आ गया गाड़ी पे, वो जैसे ही आया है हाँ, नमाज और मैं पढ़। भागा हूँ,
एक जूती मेरी दुकान में थी, एक सड़क के ऊपर, तीसरा कदम मेरा मस्जिद में था। आपको कोड़े नजर आ रहे होंगे पड़ते। अच्छा, चोरी पे हाथ काट देते हैं। जी जी। मैं देखा अक्सर गर्दन भी काट रहे होते हैं कुछ ऐसी वीडियोस, वो किस तरह वो के वो सजाए करते मौत हैं? होती है ना। क्या उस पे जैसे किस किसी वजह ने से किसी होती का है? कत्ल कर दिया, जैसे अभी ये हम डिस्कस कर रहे थे, गुजरां वाले का लड़का जो छुरी कत्ल मार दी। हुआ, छुरी लगी। तो इसी तरह ही होता है, वो जद्दे में पॉइंट्स हैं, वहां पे ले जाके वो फिर सर तन से जुदा कर देते हैं। तो वो अली भाई। पहले सजा देने से पहले जो बंदा कत्ल हुआ होता है उसके रिश्तेदारों को पूछते हैं कि जी अगर आपने इनको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करना है तो ठीक है, या आपने कोई पैसे लेने हैं, दियत लेनी है तो ठीक है। अगर वो कहता है नहीं जी मैंने माफ़ नहीं करना, मैंने पैसे नहीं लेने, या अगर मैंने पैसे लेके माफ़ करना है, फिर भी उसको वो छोड़ देते हैं। अगर वो कहता है कि जी मैंने कुछ भी नहीं करना और मैं चाहता हूँ कि इंसाफ हो, इसको भी सज़ा मिले, तो वो फिर उसकी गर्दन कटती ही कटती है, फिर नहीं उसे कोई बचा सकता वहाँ। पाकिस्तान में भी ऐसा रूल आ जाए तो सारे सीधे हो जाए। सब बच जाए। अच्छा अली भाई, एंड पे जो हमारे लोग जाना चाहते हैं सऊदीया जॉब के सिलसिले में किसी भी तरह के, उनको एक एडवाइस देते हैं। सर जाएं उधर, ईमानदारी से काम करें और दो नंबरी ना करें, क्योंकि आजकल हमारे ना पाकिस्तानी बहुत बदनाम हो रहे हैं, आपको पता ही है, सऊदीया में मैंने भी सुना जाके वहाँ पे आके मांगना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मांगना शुरू हो गए। उसमें एक ये वाकया भी है कि मेरी दुकान पे एक दफ़ा एक मांगने वाला आ गया था। तो वो मेरे से आके पैसों का तकाजा उसने किया, मैंने उसको मना किया। वो फिर एक साथ मेरे वर्कशॉप और है उसकी शॉप पे चला गया। तो मैंने उधर फिर पुलिस वाले को कॉल कर दी थी, तो उसको पकड़ाया। क्योंकि ये लोग जो मांगने वाले लोग हैं ना, ये हमें वहाँ पे बदनाम कर रहे हैं, रेपुटेशन पाकिस्तानी खराब होती है ना। रेपुटेशन ख़राब हो रही है। और सबसे बुरी बात ये हुई है कि अभी सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जितने भी पाकिस्तान के छोटे शहरों से जो लोग आएंगे, वो एक बयान हल्फी लिख के देंगे कि वो सऊदीया में आके भीख नहीं मांगेंगे, और ये कितनी कितनी शर्म की बात बेइज्जती है। की बात है बहुत। तो बस दुआ करें कि हमारे वीज़े ना बंद हों। बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अली भाई हमारे साथ मौजूद थे। अली भाई बहुत मज़ा आया आपसे बात शुक्रिया। करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसी तरह की एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें।